आज के क्लास में हम थियरी के बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि पॉलिटिकल थियरी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें एक शब्द, एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है थियरी, जो बार बार हमसे पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा क्लास में, एग्ज़ाम में, कि ये थियरी से आप क्या समझते हैं। तो मैंने भी इस शब्द का माने यानी इसका मतलब जानने के लिए मैंने सबसे पहले कुछ डिक्शनरी जो हैं उनको मैंने देखना शुरू किया। उलाट के मैंने कुछ डिक्शनरी देखे। मैंने अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, अरबी के डिक्शनरी को मैंने कंसल्ट किया। तो जो अंग्रेज़ी के डिक्शनरी हैं वो कह रहे हैं कि जो थियरी है वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट रूल्स के बारे में है। ये जो है आइडियाज़ हैं, ये इवेंट को, किसी घटना को, किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ये ओपिनियन है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये सपोजिशन है, ये सिस्टम ऑफ आइडियाज़ हैं। ये डेफिनेशंस है। और कुछ डिक्शनरी जब मैंने और उलाट के देखा तो उसमें ये भी कहा गया है कि ये किसी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करते हैं, किसी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को ये एक्सप्लेन करते हैं। और इसका ओरिजिन ढूंढने की मैंने कोशिश की थियरी वर्ड का। तो द न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है इंग्लिश की, उसने मुझे बताया कि ये 16th सेंचुरी पीछे बैक जा रहा है। ये शब्द थ्योरिया जो है ये लैटिन और ग्रीक से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कंटेम्पलेशन, स्पेकुलेशन। और थियरी जो एक्ट है ये है थिंकिंग डीपली, है ना, गौर और फिक्र करना, सोचना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना और किसी चीज़ को स्पेकुलेट करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी रियलिटी को बताना, किसी घटना का विवरण देना, उसका क्या कहेंगे पूरा बयान करना, उसका वर्णन करना, उसके पीछे की चीज़ों को बताना। ये जो है कोई एक फॉर्मल स्टेटमेंट भी हो गया। थियरी जो है ये थियरी के कुछ डिक्शनरी के माने हुए। उर्दू में इसे नज़रिया कहते हैं, उसूल कहते हैं, ख्याल कहते हैं। एक मैंने ऑक्सफोर्ड की उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी देखी तो उसने बड़े ब्रीफ में कहा कि ये सेट ऑफ आइडियाज़ हैं जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। हिंदी में फादर कामिल बुल्की की मैंने डिक्शनरी देखी तो यहाँ पे सिद्धांत है, ये टर्म लिया गया। राजनीति सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थियरी। वाद भी शब्द था, वाद विवाद जो आपको कहते हैं। और मत भी था, यानी राय, नज़रिया। ये चीज़ अरबी वर्ड हुए। और मैंने जो अरबी के डिक्शनरीज देखे तो वहाँ पे ये नज़रिया वर्ड मिला। तो हम कह सकते हैं कि जो थियरी है इसका मतलब रिफ्लेक्शन है, कंटेम्पलेशन है, मेडिटेशन है और गहराई से सोचना, थिंक डीपली एंड केयरफुली। ये इसका थियरी का मतलब हुआ। थिंक डीपली अबाउट समथिंग और कंटेम्पलेट का मतलब होता है कि गहराई के साथ सोचना। तो हम कह सकते हैं कि थियरी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम सोचते हैं, जिसमें हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम किसी घटना का वर्णन करते हैं, किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। और थियरीज ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिस पे हमारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी बेस्ड होती है। और इसके लिए थियरी जो है उसका ग्रीक ओरिजिन है। और वहाँ हम जाके देखते हैं तो थ्योरिया वर्ड है, उसका मतलब है कंटेम्पलेशन, स्पेकुलेशन। तो कुल मिला के अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो इसको गहराई से सोचना, विचार करना, चिंतन करना। और चिंतन करना जो है एक बहुत ही सीरियस काम है।
ये ऐसा काम नहीं है कि आप एग्जाम के दिन चिंतन कर लेंगे और आप एग्जाम लिख लेंगे। ये हमेशा ये सोचने वाली चीज है। और जो लोग हर रोज पढ़ रहे हैं, हर लोग चीजों को सोच रहे हैं, उनको अपने व्यूज देने में, अपनी बात रखने में बड़ी आसानी होती है। और जो लोग कभी कभी सोचते हैं, वक्त आता है तब सोचते हैं, तो फिर उनको बार बार ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे अपनी राय बनाएं। तो राय बनाना, चिंतन करना, अपने थॉट प्रोसेस में डूबे रहना, ये एक दिन का काम नहीं होना चाहिए। तो हमने तो अब आपको कुछ डिक्शनरी की मीनिंग आपको बता दी। अब हम राजीव भारद्वाज की जो किताब है, जो कि सिलेबस में लगी हुई है, इसकी बहुत सारी रीडिंग्स है पॉलिटिकल थियरी में, हम पढ़ते हैं। उसमें उनका एक जो चैप्टर है पॉलिटिकल थियरी के बारे में, उसको मैंने कंसल्ट किया और उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सिलेबस में भी लगा हुआ है तो हमें पढ़ना ही है इसे। तो सबसे पहले राजीव भारद्वाज जब थियरी को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो यही बात कहते हैं कि देखो, सबसे पहली बात तो हमें इंसान या मानव के बारे में समझ लेना चाहिए कि जो मानव है, जो इंसान है, वो सिर्फ बायोलॉजिकल क्रिएचर्स नहीं है। ये सिर्फ खाता या घूमता या प्रजनन करने वाला या सोने वाला या लड़ाई करने वाला या हंसने वाला या रोने वाला ही जानवर नहीं है। ये एक सिर्फ बायोलॉजिकल जानवर ही नहीं है, इसको सिर्फ सेंस ही नहीं है, बल्कि इसके पास कॉन्सेप्ट बियरिंग, यानी कॉन्सेप्ट पैदा करने का, कॉन्सेप्ट सोचने का, इसको सोचने का, समझने का एक कॉन्सेप्ट बियरिंग एनिमल है। यानी एक कॉन्सेप्ट गढ़ सकता है, कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, कॉन्सेप्ट के बारे में सोच सकता है। यानी ये गौरव फिक्र करने वाला ये जानवर है जिसको हम इंसान कहते हैं। तो सबसे पहले बात राजीव भारद्वाज ने इंसान को और दूसरे जानवरों से जो सबसे पहले वो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो ये है कि बाकी जो जानवर हैं या मोस्ट ऑफ द जो जानवर हैं वो बायोलॉजिकल हैं, उनके पास सेंसेस हैं, लेकिन इंसान तो बायोलॉजिकल ही है, उसके सेंसरी एक्सपीरियंस तो है ही है, लेकिन उसके पास एक चीज और प्लस है जिसे हम कहते हैं कंसेप्ट बियरिंग एनिमल। उनके पास एक सोचने की ताकत है, एक समझने की ताकत है, वो फील करते हैं, वो उसको कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वो रियलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं थॉटफुली, और वो सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, चीजों को बयान कर सकते हैं। तो राजीव भारद्वाज कह रहे हैं कि अनलाइक द प्योरली फिजिकल, केमिकल और द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, द ह्यूमन वर्ल्ड इज कॉन्सेप्चुअल through and through. Plants and most lower order animals live in this world and sense it, but by virtue of living the world through concepts, humans do not merely have sensory experience, because their experience is mediated by images, concepts, representations. We might say that human experience is always thoughtful. तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ सेंस की बात नहीं है कि इंसान सिर्फ सोचता ही है और इंसान जो है, इंसान सिर्फ बायोलॉजिकल है, इंसान सोचता भी है, इंसान कंसेप्ट भी गढ़ता है, वो रियलिटी को पैदा भी करता है और उस जो सोचता है वो बड़ा थॉटफुल होता है। तो दूसरी बात इसके बाद जो ये कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कई बार हमें प्रैक्टिकल स्किल से ही हासिल हो जाते हैं, है ना। यानी कॉन्सेप्ट कई बार प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में ही इम्बेडेड होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि कोई अगर ड्राइवर है और ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है तो कई बार सोचे समझे ही, बहुत थॉट किए हुए भी, वो जब देखता है कि कोई बच्चा आगे से गुजरने वाला है तो ब्रेक लगा लेता है, जब उसको गाड़ी तेज करनी होती है तो उस गियर को बदल लेता है, जब उसको गाड़ी को स्लो करनी होती है तो फिर गियर को बदल लेता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को भी देख के हम कंसेप्ट को समझ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करते वक्त हम खुद ही वो काम कर लेते हैं, बहुत सोचते नहीं हैं उसके बारे में। और इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत हद तक हमारे
प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से हमें हासिल हो जाती है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर वोट डालने जा रहा है और आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब वो पोलिंग बूथ पे जाता है और जब आप उसको देखते हैं कि एक कागज़ लिया हुआ है या फिर आप देख लीजिए एक बटन को दबा रहा है, तो आपको पता लग जाता है कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है। आपको पता लग जाता है कि वहाँ पे वोटिंग हो रही है, वहाँ पे चुनाव हो रहा है। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, हमारे दिमाग में एक हम उसको क्या करते हैं, हम समझ जाते हैं एक्टिविटीज़ को देख के। तो इस तरह से हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, हम पिक्चर बनाते हैं, हम गीत गाते हैं, हम तरह तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और हम एक कॉन्सेप्ट को गढ़ते हैं। और इस तरह से देखेंगे कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ये बिल्कुल बहुत ही एक्सक्लूसिव कहें तो ये इंसानों के साथ हैं। और इंसान बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्या करता है, सोचता है, सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बातों को रखता है। तो इस तरह से राजीव भार्गव जो हैं ये अंतर पैदा कर रहे हैं मानव के बीच में और दूसरे जानवरों के बीच में। उन्होंने एक और भी एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए कि कोई टीचर है या आप आके क्लास में पढ़ रहे हैं और कुछ चौक पे लिखते हैं, और चौक जब धीरे धीरे वो टूटने लगता है या तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं कि चौक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, चौक ठीक नहीं है, अच्छा चौक खरीद के लाना चाहिए, ये जो चौक है ये बुरा है। तो ये कैसे आपके दिमाग में आ जाते हैं? आपने तो मतलब चौक को टूटते हुए देखा, लेकिन आप पूरी घटना को बयान कर लेते हैं, उसके पीछे और आगे की दास्तान आप समझ जाते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है या जो एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी है, जो सोचने की कैपेसिटी है, ह्यूमन बीइंग के पास मौजूद है। वो सिस्टमेटिक तरीके से इंसान सोच सकता है। चौक को गिरते हुए देख के और चौक को टूटते हुए देख के वो बहुत सारी चीजें इंसान जो है वो सोच सकता है। तो इसलिए थियरी का जो काम होता है वो कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड जो होते हैं उसका आर्टिकुलेशन होता है, और ये एक्सपीरियंस को, जो हमारे लिव्ड एक्सपीरियंस होते हैं, उसको ह्यूमन बीइंग जो होता है उसको आर्टिकुलेट करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। इसीलिए राजीव भार्गव कहते हैं कि ये थियरी आर्टिकुलेट्स इन पार्टिकुलर मीडियम ए कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड लिव प्रैक्टिकली बाय ए स्पेसिफिक सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि थियरी के कोई डिस्टिंक्टिव फीचर्स हो गए, कुछ उसकी स्पेशल चीज हो गई थियरी के बारे में, जो हम दो चार चीजों के बारे में यहाँ हम संक्षेप में बात करेंगे। थियरी की एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको ये समझने की कोशिश करता है, जो वर्ड्स होते हैं उसकी मीनिंग की गहराई में जाता है। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मकसद यही है कि हम जो कॉन्सेप्ट हैं उसको लेके हम सेंसिटिव बने। मिसाल के तौर पे जस्टिस, न्याय, आप हर रोज सुनते हैं कि न्याय क्या है, आप हर रोज सुनते हैं रिवॉल्यूशन क्या है, आप हर लोग सुनते हैं लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रीडम क्या है, लेकिन इसके क्या माने हैं, लोकतंत्र के क्या माने हैं। आप देखेंगे कि एक ही बात को, एक ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके दो अलग अलग के स्वार्थों को पूरा किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए कि कोई छात्र है और अगर उसने एग्जाम में सिर्फ कोई किसी एंट्रेंस टेस्ट में अगर सिर्फ उसने 60 नंबर लाए हैं और उसका एडमिशन कहीं किसी कॉलेज में हो जाता है, तो जिसने 65 नंबर लाए हैं वो क्या कहते हैं कि देखिए हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, ये जस्टिस नहीं हुआ, ये इक्वालिटी का वायलेशन हुआ, ये बराबरी के सिद्धांत का यहाँ पे हनन हुआ, क्योंकि मैंने 65 नंबर लाए थे और मुझे एडमिशन न मिलके इस व्यक्ति को एडमिशन दिया गया कॉलेज के अंदर में जिसके सिर्फ 60 ही नंबर थे। फिर जो 60 नंबर जो व्यक्ति लाया है, अगर उससे हम पूछते हैं तो वो व्यक्ति अपने पक्ष में क्या कहता है कि देखिए मैंने 60 नंबर जरूर लाए हैं, लेकिन हमारी जो सोशल कंडीशन है उसको देखिए। जो 65 नंबर लाने वाले जो छात्र हैं उनके घर वाले जो हैं एक मिडिल क्लास के हैं, उनकी शिक्षा बहुत ही बेहतर रही है और मेरी शिक्षा बहुत ही ख़राब रही है। मैं बहुत ही आपको सरकारी स्कूल और वैसे ऐसे स्कूल का मैं प्रोडक्ट हूँ जहाँ पे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है। मेरे पिताजी जो हैं एक बिल्कुल मामूली से मजदूर हैं। मैं सड़क के किनारे लैंप, जो स्ट्रीट लैंप है उसके नीचे मैं पढ़ा। हमें जातिगत भेदभाव भी किया जाता है, हमें तरह तरह से परेशान भी किया जाता है, हम कई बार भूख के भी शिकार हुए हैं।
तो हमारा और हमारे समाज के जो लोग हैं उनको आप कहेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में दाखिला देने से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये तो हमारा अधिकार है कि लोकतंत्र में हमारे कम्युनिटी के लोगों को भी यहाँ पे कॉलेज एडमिशन्स में हमें भी दाखिला दिया जाए, हमें भी नौकरियों में जगह दी जाए, हमें भी पॉलिसीज मेकिंग में जगह दी जाए। क्योंकि समाज के वंचित तबके के लोगों को उनकी आबादी के मुताबिक अगर हमने पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे जुडिशियरी हो, अगर वहां हमने उनको जगह नहीं दी तो न्याय नहीं हो पाएगा, तो यहाँ बराबरी नहीं हो पाएगी। तो आपने देखा कि एक ही कॉन्सेप्ट न्याय और बराबरी, जस्टिस और इक्वालिटी का इस्तेमाल दो लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और दोनों के स्वार्थ कई बार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकल साइंस का मतलब है और इसका यही काम है कि हम कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से देखें, क्योंकि इक्वालिटी की बात करने वाला सिर्फ एक ही थिंकर नहीं है, इक्वालिटी की बात करने वाला बहुत सारा थिंकर है। तो हम क्या करेंगे, उन तमाम थिंकर्स के व्यूज को हम पढ़ेंगे, हम जांच करेंगे, हम समझेंगे कि इक्वालिटी के बारे में आप समझिए कि आपको एरिस्टोटल ने क्या कहा है, इक्वालिटी के बारे में आप देखिए कि लॉक ने क्या कहा है, आपको मार्क्स ने क्या कहा है, रॉल्स ने क्या कहा है। तो हम सारे विचारकों के विचार को देखेंगे। फेमिनिस्ट थिंकर इक्वालिटी को कैसे देखते हैं, दलित एंड बहुजन थिंकर जो होते हैं इक्वालिटी को कैसे देखते हैं। तो हम जब इस कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से पढ़ते हैं तब हम समझ पाते हैं कि असल मसला क्या है। इसलिए सबसे पहला काम पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल थियरी है, थियरी का काम है कि कॉन्सेप्ट को लेके सेंसिटिव होना, कॉन्सेप्ट को आर्टिकुलेट करना। और आर्टिकुलेट को आप तभी बेहतर तरीके से कर पाएंगे जब तक आप उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। फिर दूसरा काम ये है थियरी का, ये है कि ये एक रैशनल इंटरप्राइज है, यानी हम इसमें सॉलिड आर्गुमेंट देते हैं, हम इसमें एविडेंस देते हैं, हम इसमें रीजन देते हैं और हम तरह तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस को हम इसमें रेज करते हैं। हम किसी क्वेश्चंस को दबाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम ट्रुथ से भागने की कोशिश नहीं करते हैं। हम जो होते हैं कि अंधविश्वास और हमारे जो पूर्वाग्रह हैं और हमारे जो कॉमन सेंस है, इससे हम दूर जाने की कोशिश करते हैं। हम एक कहने का मतलब एक ऑब्जेक्टिविटी की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये दूसरी बात है कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी की तरफ पहुंचना या ट्रूथ के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो हमारी सेंस में हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है दूसरे के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक सांस्कृतिक प्राणी हैं, हम कल्चरल बीइंग हैं। हम कल्चर, सोसाइटी और हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट से हम गाइड होते हैं। तो हमें ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाना है, हमें ट्रूथ की तरफ जाना है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ट्रूथ को और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ को आप बिल्कुल अपने कब्जे में कर लेंगे और आप पॉलिटिकल थियरी करते करते आप यही कहेंगे जो मैं कह रहा हूं यही सही है। ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि ट्रूथ के भी मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। मगर ये कहने का मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप जो हैं रैशनल इंटरप्राइज इसको ना माने और आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है उसी को आप थियरी का हिस्सा बनाने नहीं। इसको इंपेरिकली भी ग्राउंडेड होना पड़ेगा, इसको सॉलिड आर्गुमेंट पर भी बेस्ड होना होगा, इसको तमाम जो पक्ष हैं उनको तौलना होगा और इनको एक बेहतर से बेहतर एक ऑब्जेक्टिविटी की तरफ पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी और तमाम जो क्वेश्चंस हैं उससे गुजरना होगा, है ना। इसे आप किसी भी चीज को आप दबा नहीं सकते हैं। फिर ये है कि इसमें क्या है कि आप हर तरह के डायमेंशंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर तरह के चीजों को समझने की कोशिश करते हैं थियरी में। हमें यह भी पता है कि इंसान के लोकेशंस अलग अलग होते हैं। इंसान जो होता है, कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, कोई शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई मकान, कोई फैक्ट्री का मालिक है। तो उनके स्वार्थ कई बार आपस में टकराते हैं। इसलिए कोई एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी और कोई एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं हो सकता है। मगर इसके साथ साथ ये भी सही है कि हम एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की तरह हम जाने की कोशिश करेंगे। हम अपने लिमिटेशन को भी याद रखेंगे, लेकिन हम उधर जाने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए इसको एक रैशनल इंटरप्राइज कहा गया, एक रैशनल एक्टिविटी कहा गया है।
आगे बात यह है कि थियरी जो है कॉन्टेक्स्ट को भी एक्सप्लेन करता है, बैकग्राउंड को भी एक्सप्लेन करता है, स्टेटमेंट देता है, बिलीफ्स के बारे में बताता है, एक्शंस को एक्सप्लेन करता है, प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करता है। अब आप देखिए कि जब आप भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की लेखनी को पढ़ते हैं तो आपको भारत के दलित और वंचित समाज की सारी समस्याएं आपको समझ में आ जाती है, उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट समझ में आते हैं। जब आप हॉब्स को पढ़ते हैं तो आपको 16th और 17th सेंचुरी का जो इंग्लैंड है वो आपको समझ में आ जाता है। जब आप मार्क्स को पढ़ते हैं तो आपको वर्किंग क्लास के पूरे आंदोलन की समझ में आती है। आपको पता चलता है कि भाई यूरोप में वर्कर्स का किस तरह से शोषण किया जा रहा है। आप जब रूसों को पढ़ते हैं तो उस जमाने की फ्रांस की पूरी राजनीति आप समझ पाते हैं। तो और जब आप फूले को पढ़ते हैं, महात्मा फूले को पढ़ते हैं, तो आपको जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आपको समझ में आती है। तो एक थियरिस्ट का काम होता है, एक थिंकर और एक चिंतक का काम होता है कि जब वो थियरी करता है, जब एक्ट ऑफ थियरी करता है तो बैकग्राउंड को भी एक्सप्लेन करता है। तो थियरी का काम है कि बैकग्राउंड एक्सप्लेन भी करना, पीछे के सारे संदर्भ को बताना, सिर्फ एक बात कह के भाग नहीं जाना बल्कि पूरी बातों को बताना, ये काम भी थियरी का है। और थियरी जो है ये मॉडर्न टाइम में जो प्रैक्टिस है थियरी का, उसमें एक बात आपको और याद रखना होगा कि मॉडर्न टाइम में थियरी जो है वो फुली स्पेकुलेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में आप इंपेरिकल रियलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मॉडर्न टाइम में जो ग्राउंड रियलिटी है, जो डेटा है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए ये सही है कि थियरीज के अंदर में हमेशा नॉर्मेटिव वैल्यूज रहेंगे। क्या होना चाहिए, क्या आइडियल है, ये होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ हम उसके अंदर में इंपेरिकल रियलिटी भी डालने की कोशिश करते हैं। नहीं तो अगर आप इंपेरिकल रियलिटी, डेटा, सॉलिड ग्राउंड अगर आपकी थियरी बेस्ड नहीं है तो फिर इसको मानने वाले, इसको समझने वाले और इस पे चलने वाले लोग ज्यादा आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि थियरी जो है, जितनी भी मैंने फीचर्स यहाँ पे बताई कि ये कॉन्सेप्ट सेंसिटिव है, ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है, ये रैशनल एक्टिविटीज है, ये जो है बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करता है, ये रियलिटी को एक्सप्लेन करता है, और ये इंपेरिकल ग्राउंड पे ये बेस्ड होता है। नॉर्मेटिव होते ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी बड़े ट्रूथ को तो आज के दौर में उसको कहना कि यही ट्रूथ है और बाकी ट्रूथ नहीं है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो दुनिया आज नहीं मानती है। लेकिन फिर भी हम एक ऑब्जेक्टिव और एक ट्रूथ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम फीचर जब एक साथ आते हैं तब ये थियरी बनते हैं। इसलिए ये जो स्पेकुलेशन है, ये जो है एडहॉक रिफ्लेक्शन है, ये सब सारे चीजों से ये अलग होता है थियरी। और थियरी जो होता है वो काफी गहराई में जाने की कोशिश करता है। तो ये थियरी का काम जो है, यही थियरी है। इसलिए राजीव भार्गव अपनी किताब जो है पॉलिटिकल थियरी का जो इंट्रोडक्शन है, उसमें पेज नंबर 12 में यही लिखते हैं कि ये थियरी इज ए फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन विथ 6 फीचर्स। उन्होंने कहा है कि 6 तरह के फीचर्स होते हैं थियरी के। आप याद रख लीजिए फिर से, कॉन्सेप्चुअल सेंसिटिविटी, फिर से याद रखिए, कॉन्सेप्चुअल सेंसिटिविटी, रैशनल स्ट्रक्चर, एस्पिरेशन फॉर ह्यूमनली achievable truth and objectivity, generality, and explicit mandate to unearth assumptions and presumptions, and a strong non-speculative intent, the need not to bypass results of micro inquiries into the particular. It is not identical to any one feature but must possesses all 6। यानी ये सिर्फ एक फीचर का नाम नहीं है, बल्कि इसमें तमाम जो कम से कम जो 6 फीचर हैं उसका एक मजमुआ होना चाहिए। इस तरह से थियरी जो है, thus a theory must be distinct from ad hoc reflections, speculations, empirical inquiry into the particular, rich insights, imaginative but fictive prose and other related narrative. It must also be distinguished from ideology, worldview and cosmology, a point that will emerge more clearly। उन्होंने बोला है, और उन्होंने यही कहा कि a rare specimen of theory may be universalist or reach the foundation, but on the whole the constitutive feature of a theory do not include a commitment to foundationalism and universalism। तो ये कहना चाहते हैं कि जो थियरी है
ये जरूर एक ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाएगा, जरूर एक ट्रूथ को डिस्कवर करने की कोशिश करेगा, जरूर एक रैशनल इंटरप्राइज होगा, मगर ये कहना कि कोई फाउंडेशनल ट्रूथ दे रहा है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे रहा है जिससे पूरी दुनिया को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये बात, इस तरह के बड़े बड़े मेटा नैरेटिव की बात आजकल थियरिस्ट नहीं करते हैं। एक और डिबेट है जिसको इन्होंने बहुत जाते जाते टच किया है राजीव भार्गव ने, कि थियरी कौन करेगा। आपने देखा होगा कि कुछ डिबेट भी चले हैं ऐसे सोशल साइंटिस्ट में कि थियरी जो होते हैं एलीट लोग करते हैं, अपर कास्ट लोग करते हैं, जो सबल्टर्न लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इंपेरिकल रियलिटी, इंपेरिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो इसी डिबेट में इन्होंने अपना जो पक्ष राजीव भार्गव ने रखा है, राजीव भार्गव कह रहे हैं कि नहीं, थियरी जो है वो मोनोपोली स्पेशलिस्ट का तो नहीं है, मगर ये एफर्टलेस एक्टिविटी भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि यूं ही आपको मिल जाएगी, और जो जनता जो है बगैर कोशिश किए ही इसको हासिल कर लेगी। इसीलिए स्किल को एक्वायर करने की जरूरत है, और इसीलिए कह रहे हैं कि फिलॉसफी करना, थियरी करना ये एक एक्ट है, एक बहुत ही एक्टिव एक्ट है। तो इसी को राजीव भार्गव आखिर में कह रहे हैं, एंड मैं उनको कोट कर रहा हूं, वी मस्ट अवॉइड बोथ द व्यू दैट थियरी इज द मोनोपोली ऑफ द स्पेशल नेचुरली टैलेंटेड और जेनेटिकली इंडाउड ग्रुप एंड द क्लेम दैट इट इज अवेलेबल एफर्टलेसली टू द मासेस। वो कह रहे हैं कि ये बात मैं नहीं मानता कि कोई जातियां या कोई धर्म विशेष के लोग या कोई खास तरह के लोग बिल्कुल पैदा हुए हैं कि भाई वो थियरी ही करेंगे, उनका दिमाग बहुत ही तेज है और बाकी लोग तो नहीं करेंगे। वो कह रहे कि नहीं, ऐसी बातें नहीं है, इस बात को तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मगर ये जरूर है कि थियरी जो है वो एक स्किल है, आपको ये इजीली अवेलेबल नहीं है सबके लिए, आपको इसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो हम एक बार फिर, अगर आप मुझसे पूछें कि ये थियरी क्या है, क्या आप उसको 1 या 2 मिनट में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मैं तो यही एक्सप्लेन करूंगा जितनी मेरी क्षमता है, कि थियरी जो है एक ऐसा सेट ऑफ आइडियाज है, एक ऐसा आइडियाज हैं जो रियलिटी को एक्सप्लेन करता है, जो आपको स्पेकुलेट भी करता है, जो आपको बैकग्राउंड जो रियलिटी होती है उसको एक्सप्लेन करता है, जो हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल जो ट्रूथ होते हैं उसको एक्सप्लेन करता है, कॉन्सेप्ट की बारीकियों को समझाता है। ये कॉन्सेप्ट को लेके बड़ा सेंसिटिव है, और जो है एक ही कॉन्सेप्ट के बहुत सारे माने होते हैं उसको भी बताने की कोशिश करता है, और उनमें फर्क बताने की भी कोशिश करता है, और एक रैशनल एक्टिविटी है। ये नॉर्मेटिव जरूर है, लेकिन जो इंपेरिकल रियलिटी है उससे ये अपने आप को कभी दरकिनार नहीं कर सकता है। वो तमाम सवाल को इसको अपने साथ लेके चलने पड़ेंगे, ये किसी सवाल को दबा नहीं सकता है। और ये भी बात सही है कि थियरी करने वाले जो थियरिस्ट हैं या जो स्पेशलिस्ट हैं, वो कोई आसमान से उतरे हुए, कोई कुलीन वर्ग में किसी एक खास जाति या धर्म में पैदा होने वाले लोग नहीं हैं, कोई इस तरह से फरिश्ते नहीं उतरे हुए हैं, कोई ऊपर से कोई बहुत ज्ञान और टैलेंट लेके नहीं आए हैं। लेकिन ये भी बात सही है राजीव भार्गव के मुताबिक कि ये एक एक्टिविटी है जिसमें एफर्ट्स लगता है, ये इजीली सबके लिए अवेलेबल नहीं है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि ये थियरी के बारे में जो मैंने बताया या जो हम लोगों ने साथ मिलकर इसको समझने की कोशिश की, ये यूजफुल होगा। और भी 2 वीडियो हैं, एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं कि पॉलिटिकल थियरी को कैसे हम समझे, और एक वीडियो और है जो आपको पॉलिटिकल के बारे में है कि पॉलिटिकल से आप क्या समझते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसे भी आप देख सकते हैं। इसी जो प्लेलिस्ट है जिसको मैंने बनाया है पॉलिटिकल थियरी, उसमें मौजूद हैं। आप अपने भी कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।